आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी सीवी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सीवी इज व्हाट इज सीवी? व्हाट इज सीवी? बताओ क्या है सीवी? स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्या है बेटा? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। यस, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता as constant volume and this heat capacity at constant volume is represented like this। ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? Cp is heat capacity at constant volume and it is written like this। okay, change in enthalpy by changing in temperature at constant। इसका फॉर्मूला क्या है? Cp is equal to S क्या मतलब S क्या है? E plus Cp है ना? यही है क्या? हेलो, प्लीज डू रेस्पॉन्ड। ये फॉर्मूला हमने लिखा था जब एंथैल्पी की बात की थी, याद है आप लोगों को? यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, सीवी को और सीपी को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए सीवी का फॉर्मूला और सीपी का फॉर्मूला। व्हाट इज सीवी? सीवी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी क्या करेगी? जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, यही होगा ना? जब टेम्परेचर चेंज करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी टेम्परेचर में वेरिएशन से। और यहाँ पर टेम्परेचर में अगर वेरिएशन करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो एंथैल्पी वेरिएट हो रही है, मतलब बदल रही है, चेंज हो रही है। इस एस को मैंने एक्सटेंड करके लिख दिया E प्लस PV। सो E यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब फिर क्या कर सकते हैं? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर will affect both internal energy and work done by varying the temperature। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो ये दोनों चेंज होंगे। तो अब देखो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर भी चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर भी चेंज हो रही है। डिफरेंस किसका है? किसका डिफरेंस है? केवल वर्क डन का। किसका डिफरेंस है? वर्क डन का डिफरेंस है। तो जब हम क्या करते हैं, सीपी और सीवी में रिलेशन निकालते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये डिफरेंस तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या फाइंड आउट करते हैं? सीपी माइनस सीवी। सो डेल एच अपॉन डेल टी at constant pressure minus del E upon del T at constant volume। ये रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है। देखो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया डिफरेंस किस बात का, डिफरेंस केवल इसका है।
ठीक है, किसका डिफरेंस है? डिफरेंस केवल वर्क डन का। सो अब जब आप दोनों फॉर्मूला ये जानते हैं, इसमें हम लोग ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, H इज इक्वल टू क्या होगा? E प्लस PV, जानते हैं ना ये तो। सो अगर हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को आप ले लीजिए नंबर 1, ये वाली इक्वेशन 2, इससे पहले वाली इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इस कंडीशन में एट कांस्टेंट प्रेशर और किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब H को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। सो अपॉन डेल टी लगाएंगे, डेल H अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, इज इक्वल टू सेम ऐसे डेल E अपॉन डेल टी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बोलिए कांस्टेंट, क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? P डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आई क्या है बताओ? ये समझ में आ गई? इक्वेशन 3 मैंने कैसे लिखी आपको समझ में आया क्या? बताइए ना यदि आपको कोई डाउट है तो आप बता पूछ सकते हो। सर इंग्लिश में लिखे उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, इस इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं? स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में हम इसको अवकलित कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ताप के संदर्भ में करेंगे तो हम सब में इन सबको टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे और शर्त क्या है हमारी? कांस्टेंट प्रेशर की है। तो ताप के संदर्भ में करेंगे तो ताप से परिवर्तित होगा तो ये भी परिवर्तित होगा, ये भी, ये सारे परिवर्तित होंगे। तो उस वो जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को हम मेंशन कर रहे हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H अपॉन डेल T, क्योंकि इसके संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली प्रेशर तो क्योंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर रख देंगे, प्रेशर में तो चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, यहां पर वॉल्यूम में चेंज हुआ डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया? अभी समझ में आया? यस सर। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 से हमको क्या करना है? इक्वेशन 3 से ये डेल H अपॉन डेल T की जो वैल्यू है, इसको हमको क्या करना है? कहां पर पुट करना है? इसको हमको यहां पर इक्वेशन 2 में डेल H अपॉन डेल T अपॉन डेल T की जगह पर पुट कर देना है। सो हमारी जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी? from equation 2 and 3. So equation 2 क्या है अपने? Cp minus Cv is equal to वहां पर क्या था? डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर था। हम ये इक्वेशन लिखेंगे, डेल E अपॉन डेल T
एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस टी del T अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, और माइनस वहां पर क्या था, del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप चाहें तो देख भी सकते हैं इसको। ये वाली इक्वेशन, सो ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर बन गई 4। ठीक है, कितने नंबर इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल एनर्जी is a function of independent variables V and T। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दाब स्थिर होता है उस स्थिति में इंटरनल एनर्जी है वो इन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से पर, वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर। तो हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, E is a function of independent variable V and T। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि ये वेरिएबल किसी अन्य वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, किसी अन्य वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करते। तो हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा, इस डिफरेंशिएशन में क्योंकि कैपिटल E है वो क्या है, स्टेप फंक्शन है, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा, और जो पाथ फंक्शन होंगे उनका इनकम्प्लीट होता है। तो इसको इस टाइप से लिखेंगे हम, ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 का डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो देखो क्या होगा, DE is equal to del E अपॉन del V। मतलब इंटरनल एनर्जी है वो इसका फंक्शन है, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। तो इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे, और वो वेरिएबल कौन सा है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने, del E अपॉन del P। दूसरे को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, और ये हो गया dt। ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। अब दूसरा क्या बच गया अपना, टेम्परेचर। तो नेक्स्ट इक्वेशन पहले क्या किया था, del E अपॉन del T किया था, अभी del E अपॉन del T। कांस्टेंट किसको रख लेंगे हम, वॉल्यूम dt। ये इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको दोनों तरफ del T से भाग दे देना।
इसको इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूं 6 डिवाइड both sides of equation 6 by del t. अब del E upon del T at constant pressure E बन गया del E upon del V at constant temperature। देखो del T से del T को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया del E upon del T at constant volume and सॉरी ये del V है करेक्शन। ये ऐसे है तो ये हो गया del V upon del T at constant pressure plus del E upon del T at constant volume। dt upon dt हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इक्वेशन 7 आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इस इक्वेशन 7 को देख करके मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया? सर एक बार और बताइए। हाँ, इंटरनल एनर्जी इसका फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो किस कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर पर, इसको याद रखना। इंटरनल एनर्जी को या तो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्या वॉल्यूम चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सर वॉइस नहीं आ रही। अब इसको क्या किया हमने, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। इसको चेंज करेंगे, v चेंज करेंगे, में चेंज आएगा e इस कंडीशन पर कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है, याद रखना p तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसके मान में इंटरनल एनर्जी के मान में v के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप दूसरा जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रख देंगे। तो दोनों को वेरी करेंगे तो किसी एक के बारे में पता नहीं चल पाएगा अपने को। आप v और t को अगर एक साथ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो पता नहीं चलेगा कौन कितना अफेक्ट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट में t को वेरी करेंगे और t को क्या कर देंगे कांस्टेंट कर देंगे। यहां तक हो गया, इक्वेशन 6 आ गया। अब इक्वेशन 6 की दोनों साइड को हमने किससे डिवाइड कर दिया, ये कंडीशन आपको पता है कि वॉल्यूम से टेम्परेचर का बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन हम यहां पर लगा दी। क्या क्या चाहिए, अभी समझ में आ गया? प्लीज डू रेस्पॉन्ड। सर जी वॉइस क्लियर नहीं था। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर नहीं था। वॉइस क्लियर नहीं थी? कहाँ पर नहीं थी बेटा, कौन सी वाला नहीं थी? शुरू से क्लियर नहीं था सर वॉइस। लास्ट इक्वेशन को बता दीजिए एक बार और। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है? देखो यस सर। हमने डिफरेंशिएशन किया है किसका, इक्वेशन नंबर 5। तो इस डिफरेंशिएशन से हमको इक्वेशन नंबर 6 मिली। डिफरेंशिएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि
जब हम हमारे पास में कोई एक क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में करते हैं, चेक करते हैं पहले, दूसरे को क्या करते हैं, कांस्टेंट। तो v के रिस्पेक्ट में जब चेक करेंगे तो v को कांस्टेंट रख देंगे, और t के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो v को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन 6 को मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर दिया। तो ये डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन यही से है, याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन वहां से। तो डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल टी एज इट इज जैसा था, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, डेल टी से, प्लस ये हो गया डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या था, डेल टी ऑलरेडी था, तो डेल टी अपॉन डेल टी करोगे तो क्या आ जाएगा वहां पर आ जाएगा। अभी ठीक है? यस सर। ओके, तो देखो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास मान आया, वैल्यू आई किसकी, डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आया है। और आपके इस इक्वेशन में इससे ये है डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, इस इक्वेशन में भी, इक्वेशन नंबर 4 में है ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 से इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस डेल T अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसके बाद में ये इक्वेशन P डेल V अपॉन डेल T P del V upon del T at constant pressure minus del E upon del T at constant volume। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन 7 से वैल्यूज को पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 8 तक क्लियर है? यस सर। ये देखो प्लस माइनस की टर्म है, एक दूसरे से कैंसिल होंगी। यस सर। सो हमें इक्वेशन मिल गई del E upon del V at constant temperature into del V upon del T at constant pressure plus P del V upon del T at constant pressure, Cp minus Cv। ये इक्वेशन हम लोगों को मिली। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, del V upon del T at constant pressure P plus del E upon del V at constant temperature इसी इक्वेशन को, जो अपनी इक्वेशन नंबर 9 है, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम,
Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो देखो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 9, ये दोनों फॉर्म है वो इक्वेशन 9 के लिए। ये सभी के लिए मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के लिए ये इक्वेशन Cp व Cv में रिलेशनशिप को दर्शाता है। यहाँ पर इसके केस में जो टर्म है डेल E अपॉन डेल V है, कांस्टेंट टेंपरेचर है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम में अगर हम चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कांस्टेंट टेंपरेचर पर। इसी टाइप से डेल E अपॉन डेल T है कांस्टेंट प्रेशर, टेंपरेचर चेंज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो वॉल्यूम है वो वेरी करेगा। इसी टाइप से डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर ये सेम है। बट जो आइडियल गैसेस होती है, ठीक है, जो आदर्श गैसें होती हैं उनके लिए क्या होता है, ये जो टर्म है डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेंपरेचर, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये इक्वेशन क्या बताता है हमको, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, हम क्या चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। सपोज कि आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, जब वॉल्यूम को आप इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, गैसेस एक्सपेंड होंगी, होंगी क्या, एक्सपेंड, प्रसारित होंगी गैस। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको इसको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपके पास में एक बॉल है, बैलून मान लो, बैलून है आपके पास, ठीक है। उस बैलून में आपने जितनी मैक्सिमम एयर फिलअप करने की वो कर रखी है, राइट, इतनी साइज का मान लो, इतनी साइज का बैलून आपके पास है, उसमें जितनी एयर करने की फिलअप वो कर रखी है। अब उसी टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं हो रहा, उसी टेम्परेचर पे क्या करो, आप उस एयर को एक बड़ी साइज के बैलून में ट्रांसफर कर दो। बड़ी साइज के बैलून में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा, जो छोटे बैलून में गैसेस थी वो गैसेस बड़े बैलून में जाने के बाद उतना ही वॉल्यूम एक्वायर करेंगी या पूरे बड़े वॉल्यूम में फैल जाएंगे, पूरे बड़े वाट में फैल जाएगा। पूरे आयतन में पूरा फैल जाएगा। पूरे में फैल जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो गैसेस क्या होगी, प्रसारित हो गई, उन्होंने ज्यादा जगह एक्वायर कर ली, हुआ प्रसार होगा। जब गैसेस प्रसारित होती हैं तो क्या होता है, गैस के जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का आकर्षण है वो कम होता है। पार्टिकल तभी एक दूसरे से दूर जाएंगे ना जब उनके बीच में आकर्षण कम हो, तभी जाएंगे ना। Yes, sir. लेकिन आदर्श गैसों के लिए ये कहा जाता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता है। तो जब आकर्षण नहीं होता तो आंतरिक ऊर्जा की मान में कोई कमी या वृद्धि होने का सवाल ही नहीं उठता। होगी क्या कोई कमी या वृद्धि? No, sir. एक ऊर्जा अच्छा, दो पार्टिकल्स के बीच के आकर्षण को भी बताती है। तो जब आकर्षण है ही नहीं पार्टिकल्स के बीच में तो आंतरिक ऊर्जा के मान पर डेल पी को परिवर्तित करने से क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा ना, शून्य रहेगा। इसलिए डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज 0 फॉर आइडियल गैसेस। तो ये जो अपनी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में
यहां पर इसके लिए जब आप 0 कर दोगे तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी ना पूरी टर्म। यस सर। यस सर। Yes. Yes, तो sir. इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P will be upon del T at constant pressure। ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। ये भी Cp और Cv के रिलेशनशिप को बताती है। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, ओके, नाउ फोर ideal gases PV is equal to nRT। ये रिलेशनशिप आप जानते हैं? यस सर। ठीक है। अब आप अगर इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर पर T के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये तो ऐसे कुछ रहेगा nR। ठीक है, ओके ठीक है। T पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को। सो ये होगी इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, सो देखो ये टर्म दोनों कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर 10 में क्या है, P del V अपॉन del T है कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर क्या है, इसमें nR है। सो फ्रॉम इक्वेशन 10 and 11 Cp minus Cv is equal to nR for 1 mole gas Cp minus Cv is equal to R। इक्वेशन नंबर 12। तो Cp और Cv का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, गैस कांस्टेंट के इक्वल। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, R का मान क्या है, R is equal to 1.987 कैलोरी पर मोल पर केजी। या इसको आप 2 कैलोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल आ गया। ये लास्ट वाले टर्म समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। R। R मतलब गैस कांस्टेंट के इक्वल इसका मान होगा।
अगर इसको राउंड अप कर लेते हैं तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो गया। तो Cp माइनस Cv is equal to 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन for 1 mole of gas। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो हम फिर से शुरू से बात करते हैं। व्हाट इज Cp? Cp is heat capacity at constant pressure and is equal to del H upon del T at constant pressure. What is del H? Del H is equal to E plus Cv. And what is Cv? Cv is heat capacity at constant volume. And formula for this is del E upon del T at constant volume. So है वो वेरी होता है, इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करती है, उसको वेरी करती है, उसको चेंज करती है। और दोनों के डिफरेंस की मैंने बात की थी, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। जब H इज इक्वल टू E प्लस Cv रख देते हैं तो किसके इक्वल आ गया? वर्क डन। वर्क डन क्या है? P del V है, राइट? वर्क डन क्या है? P del V। सो वो PV इज इक्वल टू nRT। सो उसमें शॉर्ट ट्रिक से भी उसको निकाला जा सकता है, एक सेम रिलेशनशिप ये आएगा। तो अगर आपको दोनों का मान समान रखना है, क्या करना है? Cp और Cv का मान अगर दोनों का आपको समान रखना है कि Cp और Cv एक दूसरे के इक्वल हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा बताओ? क्या करना होगा उस स्थिति में? आपको ये जो PV लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, इस PV को क्या करना पड़ेगा? 0। मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? Cp और Cv का मान एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में थोड़ा सा और भी है, इन दोनों का अनुपात, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। Cp एंड Cv का जो रेशियो है वो किसी भी एक टाइप के मेटल के लिए कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। कैसे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। Cp अपॉन Cv को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल गामा के द्वारा। इनके रेशियो को, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल गामा। गामा इज इक्वल टू Cv अपॉन Cv, राइट? इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cv प्लस R अपॉन Cv। ये समझ में आया कैसे लिखा है? देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस माइनस वाले Cv को उधर ले जाएंगे, Cv प्लस R। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा है, और इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन Cv। सो जो R की वैल्यू है वो तो आप जानते हैं, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 1.987 और अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसी टाइप से और monoatomic gases Cv is equal to 2.98। Cv की वैल्यू कितनी है? 2.98। ठीक है, यूनिट्स वही रहेगी सेम दोनों की। तो जब इस मान को आप यहाँ रखेंगे तो ये क्या जाएगा? 1
1 प्लस 1.98 अपॉन 2.98 और इसको आप राउंड ऑफ ऐसे भी कर सकते हैं 2/3 तो 2/3 आता है 0.67 सो ये आ जाएगा 1.60 किसके लिए और मोनोएटॉमिक गैस का मतलब जानते हो ना एक कण जैसे हीलियम नियोन इन गैसेस के लिए Cp अपॉन Cp क्या जाएगा 1.67 और जो डाई एटॉमिक है इनके लिए ये मान आता है 1.43 और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए और ट्राई एटॉमिक गैसेस वैल्यू ऑफ गामा और Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.33 ठीक है ये समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को बच्चों जी सर। आप लोगों को सुना दे रही है आवाज हेलो Yes, sir. यस सर। ओके सो ये तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया अब हमको पढ़ना है जूल का नियम जूल थॉमसन इफेक्ट व्युत्क्रम तापमान ठीक है इनके बारे में तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करें Yes, sir. यस सर। आपकी वॉइस एकदम